गधा है, बेवकूफ़ है, बदमाश है, चंचल है। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स? क्या ये दोनों सेम है या अलग है? इट इज़ अ कंडीशन, ओके, इट इज़ नॉट अ डिजीज। परफेक्ट। लर्निंग डिसऑर्डर के बच्चे का आईक्यू नॉर्मल हो। एक हाथी को बोला जाए कि तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, तुम बेकार हो, तो एक हाथी शायद उम्र भर ही बेकार रहे, क्योंकि वो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके से सीखे वो ज़रूरी नहीं। क्या बात है। मैं फर्स्ट क्लास से मुंबई नहीं जाऊंगी, मैं हो सकता है थर्ड क्लास एसी से जाऊं, हो सकता है स्लीपर से जाऊं। मुंबई जाना ज़रूरी है। यस, ग्रेट। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमर रणे और आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी प्रेजेंटिंग न्यूरो पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय लाइनक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स। दोस्तों क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स, इनमें कुछ फर्क है या एक ही कंडीशंस के नाम है? हमारा बच्चा पढ़ाई में थोड़ा स्लो है, हमारा बच्चा ओवरऑल लाइफ में ही स्लो है, ऐसा रिमार्क मैंने बहुत बार सुना है। दोस्तों कभी कभी ऐसे कंडीशंस वो जानबूझ के नहीं करता, शायद उसे किस तरह की एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। दोस्तों इस पॉडकास्ट में हमने झारखंड के पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एकता अग्रवाल मैम से डिस्कस किया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसऑर्डर, ये कंडीशंस एग्जैक्टली क्या है। क्या हमारा बच्चा जिसे सोसाइटी मतिमंद, मानसिक रूप से अपाहिज ऐसा कहती है, तो वो क्या सच में बीमार है? उसको इस कंडीशन से हम कैसे निकाल सकते हैं? हाल के दिनों में इन सारे विषयों पे मूवीज आई है, तारे जमीन पर हमने देखी, सितारे जमीन पर हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर हमारे लिए क्या कर सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप पेरेंट्स है तो ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए, ताकि जो कंडीशंस, जो सिम्टम्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, अगर वो आपके बच्चों में है तो आप इमीडिएटली बच्चों को पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जा सकते हैं। दोस्तों साथ ही हमने इस पॉडकास्ट में पेरेंट्स का रोल भी डिफाइन किया है कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये पॉडकास्ट एक महत्वपूर्ण पॉडकास्ट है। आइए शुरू करते हैं डॉक्टर एकता अग्रवाल मैम के साथ। पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। मैम नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आप आए। और आपके साथ डिस्कशन का आज का हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स। ये क्या होते हैं? हाल के दिनों में अभी अभी रिसेंटली सितारे ज़मीन पे एक मूवी आई, उससे पहले तारे ज़मीन पे मूवी आई, और तारे ज़मीन पे इस मूवी ने तो इन चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल दिया है। तो वैसे तो अभी हमें वो वियर्ड नहीं लगती, लेकिन जो पेरेंट्स इसे सफ़र कर रहे हैं उनको एक अपने बच्चों के बारे में स्ट्रेस, टेंशन होता है। तो हम इसी स्ट्रेस को, इस टेंशन को इस पॉडकास्ट से कम करने का प्रयास करेंगे। सो मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स? क्या ये दोनों सेम है या अलग है? कि नमस्ते, नागपुर में आके बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। आपने कहा कि तारे ज़मीन पर की मूवी आने के बाद लोगों का नज़रिया इसके बारे में बदला। मेरा मानना है कि तारे ज़मीन मूवी में आने के बाद लोगों का नज़र इस चीज़ों पे पड़ा। इसके पहले तो लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। गधा है, बेवकूफ़ है, बदमाश है, चंचल है, गुड फॉर नथिंग, पुअर फेलो, शायद यही टर्म्स की तरह यूज़ करते थे हम इन बच्चों को। तो तारे ज़मीन में मूवी ने शायद इन चीज़ों पर नज़र डालने का तरीका तो बाद में बदलेंगे, नज़र डाला कि हाँ ये भी कुछ होता है जो जिसकी वजह से हमारे बच्चे बेमतलब का बहुत सारी चीज़ों की तरह से लेबल कर दिए जाते हैं, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है। सो होता क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर, यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर एक कॉमन टर्म है, लर्निंग डिसेबिलिटी मोर साइंटिफिक टर्म है। सो लर्निंग डिसेबिलिटी आम भाषा में बोला जाए तो ब्रेन को इंफॉर्मेशन समझने, प्रोसेस करने और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के तरीका में अगर कोई मुश्किल हो तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। साइंटिफिकली बोला जाए तो लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ डिसऑर्डर या ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर
जिसमें भाषा के प्रयोग यानी कि लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज को पहले तो लैंग्वेज को परसीव करना, फिर लैंग्वेज को समझना और समझकर उसको इस्तेमाल करने के प्रॉब्लम को लर्निंग डिसेबिलिटी कहती है। ये लैंग्वेज रिटन भी हो सकता है, लिखा हुआ या बोला हुआ। इसकी वजह से बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, समझने में, बोलने में, स्पेलिंग्स में, मैथ्स के कैलकुलेशन में, इन किसी भी चीज़ों में लर्निंग डिसेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर आम भाषा में बोला जाए तो बुद्धि का विकास उस तरीके से नहीं होना जैसे एक बच्चे का अपने एज के अनुसार होना चाहिए। यानी बच्चे की बुद्धि अपने एज के अनुसार कम है। इसमें क्या क्या देखते हैं? इसमें एक तो 2 क्राइटेरियाज होते हैं। एक तो आईक्यू देखते हैं कि बच्चे का आईक्यू अपने एज के हिसाब से कम है। इसके साथ साथ बच्चे का काम पर कितना असर पड़ रहा है, बच्चे का आम जीवन पर इसकी वजह से क्या असर पड़ रहा है, अपना दिन भर का दिनचर्या का काम, सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम, फैमिली में पार्टिसिपेशन का काम है। तो सिर्फ आईक्यू नहीं, उस कम विकास की वजह से बच्चे का दिनचर्या पे क्या असर पड़ रहा है उसको भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। ओके, दोनों डिफरेंट कैसे हैं? लर्निंग डिसऑर्डर के बच्चे का आईक्यू नॉर्मल होता है। लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी तभी बोलते हैं जब बच्चे का आईक्यू नॉर्मल हो, बच्चे का सुनना देखने की क्षमता नॉर्मल हो, बच्चे को सही तरीके से एक एजुकेशन एनवायरनमेंट मिला। ये नहीं कि उसको सही तरीके से पढ़ाई नहीं मिल रही है या उसके सोसाइटी में या फैमिली में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अगर ये सब नॉर्मल है, इंटेलिजेंस नॉर्मल है, आईक्यू नॉर्मल है, विजन नॉर्मल, हियरिंग नॉर्मल, सही तरीके से अपॉर्चुनिटी मिला जाए और बच्चे का फैमिली इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं है, उसके बाद भी अगर बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। ओके मैम, एक पता नहीं ये टर्म यूज कर सकते हैं नहीं, मेंटल रिटार्डेशन एक टर्म है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये मेंटल रिटार्डेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है? पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मेंटल रिटार्डेशन बोला जाता था, अच्छा, बट ओवर टाइम मेंटल रिटार्डेशन टर्म को चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोल दिया गया है क्योंकि बहुत स्टिग्मा है। रिटार्डेशन इन इटसेल्फ इज अ वर्ड जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब एक डायबिटीज को लेबल कर दिया जाए, तुम्हारा शुगर हाई है, हाई शुगर वाला, हाई शुगर वाला, हाई शुगर वाला, सो इट इज लेबलिंग समथिंग फॉर थिंग जो उनके मेडिकल इशू है या जो भी डेवलपमेंटल इशू है। तो रिटार्डेशन टर्म को हटाने के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला गया है। ओके। सो मैम, इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहूँगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को। जो बच्चे 15 साल के 18 साल के हो गए लेकिन उनका बिहेवियर, उनका मस्तिष्क वर्ड यूज कर सकते हैं नहीं, आप बताइएगा, 3 4 5 साल जैसे बच्चों जैसा उनका बिहेवियर है उस तरह से वो रिएक्ट और रिस्पॉन्स करते हैं, क्या ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है? सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं और उसमें बहुत सारा क्राइटेरियाज होता है। एक क्राइटेरिया होता है कि बच्चे का नॉलेज यानी कि लर्निंग इफेक्ट हो, बच्चे का बिहेवियर इफेक्ट हो, बच्चे का इंटेलिजेंस इफेक्ट हो, थिंकिंग, जजमेंट, दूसरों से सीखने की क्षमता, अपने आप से सीखने की क्षमता, ये सब इफेक्ट हो, जजमेंट इफेक्ट हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि वहाँ क्या हो रहा खुद से समझने की क्षमता इफेक्ट हो, जो अपने एज से पीछे हो और काफ़ी पीछे हो, इतना पीछे हो कि उनके दिनचर्या का काम पर इफेक्ट हो। सिर्फ बिहेवियर इसमें नहीं आता है, इसमें बाकी सब चीज़ें भी आती है। उसको थोड़ा और डिटेल में बता पाएंगे कौन सी चीजें आती है? मतलब फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो इस डिसेबिलिटी से पीड़ित, ये वर्ड तो सही नहीं है ना, डिसेबिलिटी का फेस कर रहा है Face या कर रहा उसका है। चैलेंज हाँ, है उसको। क्योंकि वर्ड यूज अच्छी सही वर्ड यूज करना वो जरूरी है। हम्म, तो वो इन सारी चीजों से जा रहा है तो कौन से साइंस उसके है या सिम्टम्स जिसको हम बोल सकते हैं वो है, तो आप अर्ली हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से लेके हम ओल्ड एज तक, मतलब 18 साल तक, ऐसा आप बता सकते हैं? ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में ये पहले intellectual बताते हैं। सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अर्ली हमें कैसे पता चलता है? बच्चा जब अपने एज में बढ़ता है, हम्म, अपने एज के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें करना सीखता है। हम्म, वो चीज़ों को हम लोग 4-5 क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं। चलने फिरने की क्षमता, हाथ का इस्तेमाल, लिखना पढ़ना खाना पीना, दिन भर का अपना काम का क्षमता, बोलने का लैंग्वेज का क्षमता और जनरल अंडरस्टैंडिंग या इंटेलिजेंस का क्षमता। तो आम तौर पर इन बच्चों को शुरुआती दिनों से इन सब चीज़ों में डिले मतलब देर से करता है। कितना देर से करता है वो हर बच्चे में अंतर होता है, पर अगर बच्चे को शुरुआती दिन से ही हम लोग इसका माइलस्टोन्स फॉलो करें तो बच्चे का डेवलपमेंट इन सब चीज़ों में बाकी बच्चों के
कंपैरिजन में पीछे चलता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है ये डिफिसिट या फिर ये डिले हमें और दिखने लगता है। 5 साल तक बच्चों का जब डेफिसिट होता है तब तक उनको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। 5 साल के बाद स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जिसमें हमें IQ असेसमेंट हो सकता है या जिसके बाद हम लोग उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम देते हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में चलने फिरने की क्षमता, हाथ के काम की फंक्शन, इंटेलिजेंस, दिन भर के काम की फंक्शन, लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग का, इन सब चीज़ों में लर्निंग का इफेक्ट हो सकता है, एकेडमिक स्किल्स का इफेक्ट हो सकता है। जैसे मैम कोई बच्चा जैसे बेड में वॉशरूम कर देते हैं, सुसु कर देते हैं, लेकिन 3 4 5 साल होने के बाद भी वो वॉशरूम नहीं जा रहा है, जगह पे ही कर रहा है, तो क्या ये एक साइन है इसका? मतलब ये मेरा, क्योंकि आप जब ये सब बता रहे थे तो ये अचानक से आया कि फिर ऐसे बच्चों को ना हम टॉर्चर करते हैं, फिर उनको कुछ लेबलिंग करते हैं, लेकिन उसका डायग्नोस नहीं करते बहुत बार। तो वो बच्चा क्यों नहीं जा पा रहा है? मान लीजिए एक बच्चे का पैर में प्रॉब्लम है, सिर्फ पैर में प्रॉब्लम है, चल नहीं पाता और इसीलिए वॉशरूम नहीं जा पा रहा है, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं बोले। कम से कम 2 एरियाज में सिग्निफिकेंट इशू हो तो उसको हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो हाँ, बच्चे का 5 साल हो गया, बाय दिस एज बच्चे को समझना चाहिए कि हमें कहाँ टॉयलेट करना है, कहाँ नहीं करना है, और इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम थोड़ी देर तक अपना ब्लैडर को कंट्रोल कर सकें और जहाँ पे जहाँ जाना है वहाँ जा सकें। तो अब इस एज तक बच्चा आते आते भी बच्चे का बुद्धि का विकास इस तरीके से नहीं हुआ कि बच्चा समझ पाए कि मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यहाँ पे उसका सोशल अंडरस्टैंडिंग है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कह सकते हैं। बट एटलीस्ट 2 एरियाज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज इफेक्ट हो, सिर्फ और सिर्फ चलने फिरने का इफेक्ट हो, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट हो, तो उसको नहीं कहते। एटलीस्ट 2 एरियाज में इफेक्शन होना चाहिए। ओके। सो मैम इसका डायग्नोस्टिक प्रिसाइजली वैसे तो आपने बताया कि 5 साल के बाद हम कर सकते हैं, लेकिन इसके ये कंफर्मेशन है अभी, ये कंफर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं डायग्नोस्टिकली कि ये डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? यूजुअली इसके लिए IQ टेस्टिंग होता है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, जिसके बेसिस पे हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें IQ का कट ऑफ दिया हुआ है 70। IQ लेस देन 70 हो तो उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। पर साथ में सिर्फ IQ ने अभी अडेप्टिव फंक्शनिंग भी बोलते हैं। अडेप्टिव फंक्शनिंग मतलब दिनचर्या के काम में बच्चे को कितना इफेक्ट हो रहा है, उसको भी हम लोग अपने डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं, जिसको सोशल फंक्शनिंग या अडेप्टिव फंक्शनिंग कहते हैं। तो पहले सिर्फ IQ के बेसिस पर डायग्नोस किया जाता था, बाद में देखा गया कि IQ थोड़ा लो होने के बावजूद भी ये बच्चे अगर उनको सही अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत कुछ अपने दिनचर्या में अचीव कर सकते हैं, या अपना काम, अपना घर का जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी अपना अचीव कर सकते हैं। तो सोशल फंक्शनिंग या अडेप्टिव फंक्शनिंग को भी इनके डेफिनेशन में ऐड कर दिया गया है। मैम इन बच्चों के इमोशंस के बारे में थोड़ा जानना है। इमोशंस, हाँ, कि ये इमोशनली ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इनको किस तरह के इमोशंस से ये हर्ट होते हैं, या फिर कौन से ऐसे इमोशंस होते हैं, या फिर इनके खुद के इमोशंस ये कैसे प्रेजेंट करते हैं? इमोशन तो समझना ही बहुत मुश्किल है। आई थिंक आमतौर पर भी एक दूसरे का इमोशन समझना बहुत मुश्किल है। तो पर ये कहना कि वो कैसा फील करते हैं ये बताना बहुत मुश्किल है। बट साइंटिफिकली बोला गया है देयर 3-4 थिंग्स। एक तो कुछ कोमॉर्बिडिटीज होती है। कोमॉर्बिडिटीज होती है मतलब IQ तो कम है पर बच्चे को साथ में कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम्स या मेडिकल इश्यूज या साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस इज ऑल्सो अ कोमॉर्बिडिटी। इन बच्चों को साथ में साइकोसोशल, साइकोलॉजिकल और साइको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, जो इनकी जो डेफिसिट है उसका पार्ट एंड पार्सल है। इसके अलावा सोसाइटी उन्हें कैसे ट्रीट करती है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर मुझे कुछ कमज़ोरी है और अगर मुझे उस कमज़ोरी को ओवरकम करने के लिए सही अपॉर्चुनिटी ना मिला जाए, मुझे बार बार मेरे निंदा की जाए या फिर मुझे बार बार रिब्यूक किया जाए या फिर बोला जाए कि अरे ये नहीं कर सकता, ऐसे ही कर लिया जाए, मुझे कोई चॉइस ही नहीं दिया जाए, मुझे अपने डिसीजन मेकिंग में कुछ रोल ही ना हो, तो मेरा इमोशनल स्टेट तो और ख़राब हो जाएगा। तीसरा होता है कि अगर थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है लेकिन लोग मेरी बात को या मेरे चॉइस को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये तीनों चीज़ इमोशन को अफेक्ट करता है।
जो जिस कारण से एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुआ वो कारण में कितना इमोशनल डिस्टर्बेंस है, सोसाइटी का आपकी तरफ कैसा नज़रिया है या आपको कैसा ट्रीट किया जाता है, और आपका खुद का पोटेंशियल आप कितना यूज़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते उसका फ्रस्ट्रेशन। तो इन सब चीज़ों की वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंस या इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होते हैं इन बच्चों में, ऑफन नेग्लेक्टेड। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी मतलब नाजुकता वो इसमें इन बच्चों में रहती है। मतलब अचानक से कोई बोल दिया तो अचानक से बुरा लगेगा, ऐसी चीजें। इमोशनल वल्नरेबिलिटी हाँ, रहती है एंड ऐड हो जाती है बिकॉज ऑफ सोसाइटल फैक्टर्स। ओके, यस। मैम अभी इनके ट्रीटमेंट्स के तरफ आना है, लेकिन उससे पहले जो हमारा लर्निंग डिसऑर्डर्स है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको इस विषय को भी यहाँ तक लेके आए, क्योंकि दोनों के ट्रीटमेंट में कुछ सिमिलरिटीज है या टोटली डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट वाइज बोला जाए तो रिहैबिलिटेशन टर्म यूज करते, रिहैबिलिटेशन इसका भी है, रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट वर्ड यूज नहीं करते। ट्रीटमेंट तो तब होगा जब कोई बीमारी हो, ओके, यस, इट इज अ कंडीशन, ओके, इट इज नॉट अ डिजीज। परफेक्ट। ठीक है, तो कंडीशन का तो ट्रीटमेंट नहीं होता। हाँ, उसके साथ बहुत सारे मेडिकल इश्यूज होते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ बच्चों को झटके का शिकायत हो सकता है, विजन इफेक्ट हो सकता है, हियरिंग इफेक्ट हो सकता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बहुत सारे इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो सकता है, ग्रोथ का प्रॉब्लम हो सकता है, उन सब का ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसऑर्डर और कंडीशन, इनका ट्रीटमेंट नहीं होता, इनका मैनेजमेंट होता है या रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन था। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जानना है। अभी पेरेंट्स एक कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी फेज से जा रहा है और वो इस कंडीशन से जूझ रहा है। ओके, सो लर्निंग डिसेबिलिटी के कुछ अर्ली साइंस होते हैं। जैसे जैसे बच्चा पढ़ाई लिखाई करने लगता है उसके पहले भी प्री रीडिंग स्किल्स होते हैं। शुरुआती दौर में बच्चे को बोलने में दिक्कत हो सकता है, वर्ड समझने में मुश्किल हो सकता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में समझने में मुश्किल हो सकता है, नंबर्स पहचानने में, अल्फ़ाबेट्स पहचानने में, इवन बिफोर द चाइल्ड एंटर्स द स्कूल। अभी आजकल पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स घर पे पढ़ाते हैं, साइज शेप का कॉन्सेप्ट समझने में, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझने में, मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में मुश्किल होती है। ओके, कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टी कम होती है तो वो तब पता चलती है जब वो फॉर्मल स्कूलिंग में जाते हैं। ओके, इनिशियल डेज में टीचर को लगता है कि बच्चा समझ नहीं पा रहा क्या बोला जा रहा है, समझ पा रहा है तो कर नहीं पा रहा है, लेटर को नहीं पहचान पा रहा है, पॉइंट करने बोला जाए लेटर को या अल्फ़ाबेट को तो वो नहीं पहचान पा रहा, लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कम का कॉन्सेप्ट, वर्ड का कॉन्सेप्ट वो पहचानने में मुश्किल होना, याद करने में मुश्किल होना, राइम्स याद नहीं कर पा रहा, बोल रहा है तो करेक्ट नहीं बोल रहा, लिख रहा है तो स्पेलिंग में मिस्टेक्स होना। तो इनिशियल डेज में ये सब डिफिकल्टीज होती जैसे तारे जमीन पर में वो डी और बी का वो भेद नहीं पहचान पा हैं। रहा। वर्ड रिवर्सल, वर्ड, अच्छा, तो वो भी लेटर रिवर्सल, सॉरी। हाँ, हाँ, तो ऐसे भी इश्यूज लर्निंग डिसेबिलिटी में। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का 4-5 लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर 4-5 कंडीशंस आते हैं। ये तो ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होना। तो उसमें होता है डिसलेक्सिया जिसमें रीडिंग डिफिकल्टी होती है। देन वी हैव डिसकैल्कुलिया जिसमें मैथ्स के कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होती है। डिसग्राफिया जिसमें लिखने राइटिंग में प्रॉब्लम होता है। डिस्प्रैक्सिया यानी कि मोटर प्लानिंग, उसमें डिफिकल्टी होती है। अब इसको और समझाऊं तो डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने, वर्ड पढ़ने, वर्ड को समझने, वर्ड को समझ कर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में मुश्किल होता है। तो वो जो सुन रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं हो सकता है उसको समझ ना पाए या उसको पढ़ ही ना पाए। समझ जाए, पढ़ ले तो आगे क्या करना है उसको सब कर नहीं पाए, समझ ले पढ़ ले तो उसको स्टोर ना कर पाए उस इंफॉर्मेशन को कि मेरे को क्या करना। तो इस कहीं पर भी इस प्रोसेस में मुश्किल हो तो रीडिंग में मुश्किल आती है। ठीक है, उसके बाद आता है डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन स्टार्ट होने से पहले हमें नंबर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्लेस वैल्यू, यूनिट का वैल्यू है, टेंस का, 100 का, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, साइज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। शुरू में इन सब में भी मुश्किल आता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम्स, उस तरह के और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, उन सब में प्रॉब्लम आता है। डिस्ग्राफिया में हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम आता है, कितना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, लाइन कहाँ है, लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैपिटल्स क्या है, स्मॉल क्या है, कितना स्पेस होना चाहिए, कितना प्रेशर से लिखना चाहिए, पेज कैसे पेज में फिट इन होना चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वो सब में प्रॉब्लम आती है।
डिस्प्रैक्सिया यानी कि मोटर प्लानिंग में होता है ये समझना कि अगर मुझे ये चीज़ दिया गया है, इसको पहले समझूं, इसका प्रोसेस को समझूं और उस प्रोसेस को स्टेप में कैसे फॉलो करके डालूं। ठीक है, अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए, मैनुअल्स होते हैं ना, मशीन के मैनुअल्स, ऐसे फिट करो वैसे फिट करो, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, यस, कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। तो हाँ, आई डोंट मीन टू से कि हम सबको डिस्प्रैक्सिया है, हाँ, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, बट जो उस एज, उस डेवलपमेंटल एज और आईक्यू के हिसाब से जो मुझे पढ़ के समझ जाना चाहिए कि मुझे कौन सा स्टेप कैसे करना है, किस ऑर्डर में फॉलो करना है, वो समझने में मुश्किल होना, अपने बॉडी का पोजीशन फॉलो करने में मुश्किल होना। अभी मुझे डांस करना है तो मेरा हाथ कहाँ जाना चाहिए, पीटी करना है तो मेरा बॉडी का सेंस क्या होना चाहिए, कोई मल्टी स्टेप प्रोसेस है, शूज़ पहनना है, लेस बांधना है, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना है, उन सब में फॉलो करने में मुश्किल होना, इंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को फॉलो करने में मुश्किल होना, प्लान करना कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। ओके, यस। तो ये जनरलाइज आपने, अब इसको हम टाइप्स बोलेंगे मैम? इसको सब टाइप्स बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा है कि एक बच्चे में ये चारों प्रॉब्लम्स, मतलब चारों टाइप्स आ सकते हैं या कुछ बच्चों में? हाँ, हो सकता है, हाँ, सिर्फ पर एक ही सेट है? नहीं, एक के साथ 2-3 चीजें भी हो अच्छा, सकती 2-3 चीजें भी हो सकती हो है। सकती है। ओके मैम, अभी हम इसके डायग्नोसिस की तरफ आएंगे कि इसका डायग्नोसिस आप कैसे करते हैं और कौन से एज से हो सकता है ये ओके, डायग्नोसिस? सो लर्निंग डिसऑर्डर एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का दोनों का एक कॉन्सेप्ट है कि दोनों चीज चाइल्डहुड एज में स्टार्ट हो जाना चाहिए। जो चीज बाद में एज में होता है, मतलब बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज, ये प्रॉब्लम्स हो जाने चाहिए। स्टार्टिंग मतलब आइडेंटिफिकेशन। लर्निंग डिसऑर्डर को कैसे डायग्नोस करते हैं? सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है। एज कट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 8 ईयर्स दिया हुआ है। Eight. फ्रॉम 8 ईयर्स और when the teacher starts feeling कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या पेरेंट्स स्टार्ट रिपोर्टिंग, फर्स्ट तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट या टीचर ही आइडेंटिफाई करते। जब टीचर को लगता है कि हाँ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चे को दिया है, सही ढंग से उसको पढ़ाने का तरीका दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी बच्चा कंसिस्टेंटली स्कूल में या एकेडमिक्स में फेल हो रहा है या पीछे रह रहा है, तब टीचर स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकती है। वो स्क्रीनिंग के बाद स्कूल इज इन्वॉल्व कि उसको फर्दर डायग्नोसिस के लिए भेजा जाए। डायग्नोसिस के लिए पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारा टीम होता है। डायग्नोसिस में क्या करते हैं? पहले तो रूल आउट करते हैं कि उसको बाकी कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं, देखने सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चे का कोई इमोशनल प्रॉब्लम, बिहेवियर इश्यूज तो नहीं है, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, पढ़ाई का सही तरीका मिल रहा है कि नहीं। कई बार सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से बच्चा परफॉर्म नहीं करता, तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं बोलेंगे। अब जिस बच्चे ने शुरू से हमेशा अपनी भाषा जो घर में सुनी है, वो उसका पढ़ाई का भाषा जो स्कूल में वो नहीं है, तो बच्चा हो सकता है ना भी परफॉर्म करे, तो फिर उसको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं बोलेंगे। जब ये सब रूल आउट हो जाता है तो फिर आईक्यू टेस्टिंग होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए आईक्यू शुड बी नॉर्मल, मतलब 80 एटलीस्ट 85 एंड अबव। वंस द आईक्यू इज नॉर्मल एंड ऑल अदर थिंग्स आर नॉर्मल, मतलब विजन, हियरिंग, सब कुछ इशू रूल आउट कर दिया गया, तब उनका स्पेसिफिक डायग्नोसिस होता है, ओके, जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होते हैं। हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट के हिसाब से वो निम्हांस एलडी बैटरी, निम्हांस लर्निंग डिसेबिलिटी बैटरी टेस्ट होता है, जिसके बेसिस पे बच्चे का डायग्नोसिस होता है। ओके। तो उस डायग्नोसिस से ये पता चल जाता है कि इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। हम्म। ओके, अभी हमको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पता चल गया बच्चे में, हमको लर्निंग डिसेबिलिटी पता चल गया बच्चे में। नाउ कमिंग टू थेरेपीज। हम्म। सो इन बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और वो एज मच एज कॉमन गर्ल और बॉय, वो उनकी लाइफ आगे का जीने के लिए क्या थेरेपीज है? सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पहले हाँ, बताऊंगी। यस, यस। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी ग्रेड्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड। ऐसे तो ये आईक्यू के हिसाब से डिवाइड किया गया, पर मोर इम्पोर्टेंटली इसमें ये पता चलता है कि कितना लेवल ऑफ सपोर्ट चाहिए। माइल्ड टू मॉडरेट लोगों को थोड़ा कम सपोर्ट चाहिए, प्रोफाउंड टू सिवियर बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तो ये सपोर्ट किस तरीके से हो सकते हैं? पहले तो डेली एडेप्टिव लाइफ में सपोर्ट हो सकते हैं, होम बेस्ड एजुकेशन हो सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन हो सकता है,
उनको सिखाने और ट्रेनिंग करने का तरीका डिफरेंट होता है। जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होते हैं वो मिनिमल सपोर्ट के साथ अपना डे टू डे लाइफ, फैमिली लाइफ, अपना एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको इंस्ट्रक्शन देने का तरीका, उनको सिखाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मल्टी स्टेप नहीं, स्मॉल स्टेप्स में, रिमाइंडर्स की तरह, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू लर्न। जो मॉडरेट वाले होते हैं उनको थोड़ा मॉडरेट अमाउंट ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है। कुछ कुछ एरियाज़ में वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ कुछ में उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने फंक्शनल फैमिली लाइफ, डेली लिविंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को विद सपोर्ट फिर भी कर सकते हैं। जो प्रोफाउंड एंड सिवियर होते हैं उनको ज़्यादा लेवल ऑफ सपोर्ट चाहिए होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे को समझ में तो आता है बट उनका कम्युनिकेशन उतना नहीं होता है। दे नीड हेल्प इन देयर डेली एक्टिविटीज़ एंड रिक्वायर सुपरविजन, जिसको सुपरविजन बोलते हैं, ताकि वो अपना दिनचर्या का काम या फैमिली लाइफ में एडजस्ट कर सके। और प्रोफाउंड वालों को तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, कॉन्स्टेंट सुपरविजन की ज़रूरत होती है ताकि उनका दिन का एक्टिविटी में वो कर सके। इसकी कंडीशन में आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एग्रेशन और इसको ये करने के लिए, या होता है ऐसा कुछ? सो कुछ बिहेवियर इश्यूज होते अगेन एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मतलब कुछ बच्चों को बिहेवियर इश्यूज होते हैं, कुछ बच्चों को बिहेवियर इश्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें सोसाइटी जिस तरह से ट्रीट करती है, या बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, या जो मैं कहना भी चाह रहा हूँ बिकॉज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लोग मेरे को समझ नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से भी बिहेवियर इश्यूज होती है। तो बिहेवियर मैनेजमेंट के भी इंटरवेंशंस होते हैं, कुछ कुछ के मेडिसिन्स भी होते हैं जो एक्सट्रीम एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करें। बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि उनको समझा जाए। अगर कारण ही नहीं समझा जाएगा कि वो बिहेवियर क्यों हो रहा है और सिर्फ आइसोलेट कर दिया जाए तो बिहेवियर तो तब भी होगा ही। इनफैक्ट वो तो उस बिहेवियर को शायद और वर्सन कर दे, क्योंकि बच्चा ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है और उसको आइसोलेट कर दिया जाए तो और फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। तो अगर मुझे ज्योग्राफी नहीं आती है और मुझे ज्योग्राफी पढ़ने का मौका नहीं दिया जाए, या मुझे कुछ स्किल नहीं आता है, मुझे वो करने का मौका नहीं दिया जाए, तो मैं उस स्किल में और पीछे ही हो जाऊंगी। ये दोनों बच्चों के लिए, चाहे लर्निंग डिसऑर्डर हो चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अगर कुछ नहीं आता है, कुछ करने का मौका भी नहीं दिया जाए, हेल्प भी नहीं दिया जाए, तो वो स्किल तो और पीछे हो जाएगा। तो आइसोलेट करके उनके स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे, उनके फ्रस्ट्रेशन को या उनके स्किल को हम लोग और पीछे ही करते। एग्जैक्टली। सो मैम, हम अभी लर्निंग डिसेबिलिटी के थेरेपिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। उसमें इसमें आईक्यू का इशू है, एक जनरलाइज में मेरे भाषा में बोल रहा हूँ, तो शायद वो बच्चे आगे चल के एज अ सामान्य बच्चों जैसा शायद बिहेव ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे तो आईक्यू का इशू नहीं है, तो ये बच्चे शायद कर सकते होंगे। क्या कर सकते हैं? मैं आगे सामान्य होंगे नहीं, कर सकते हैं। ओके, हैं। हाँ, तो एक कहानी है, हाँ, कहानी नहीं बोलना चाहिए, एक एनोलॉजी है। एक हाथी को बोला जाए कि तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, तुम बेकार हो, तो एक हाथी शायद उम्र भर ही बेकार रहे, क्योंकि वो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी, करेक्ट टर्म तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होने का मतलब ये नहीं कि बच्चा हर चीज में प्रॉब्लम है, उसको कुछ चीजों में प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का भी तरीका होता है ताकि बच्चा बाकी बच्चों के साथ सेम फंक्शन लेवल पर वर्कआउट कर सके। कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, कुछ अकोमोडेशंस होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, ताकि बाकी बच्चों के साथ ही वो बच्चे उसी स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ कंप्लीट कर पाए। उसके अलावा ये याद रखना है, पढ़ाई में दिक्कत है, बाकी चीज़ों में दिक्कत नहीं है। मेनी ऑफ देम आर सो गुड इन सो मेनी स्फीयर्स, आर्ट्स, म्यूजिक, ओके, so many of them would just make you wonder कि there are other things to life than just studies, right? And they are so good in that too. That is not the end of the world. It is more important to be productive, more important to be happy, ग्रेट। rather than just being productive in a way that the world wants. मेरा मतलब है जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्टिव हो या हैप्पी हो, वो ज़रूरी नहीं वही एक तरीका हो। तो अगर मुझे आज नागपुर आना था, नागपुर आना मेरी शर्त होनी चाहिए, नागपुर कैसे आए, किस में आए, वो शर्त नहीं होना चाहिए। क्या बात है। तो अगर मुझे सीखना या सिखाना शर्त होना चाहिए, तो कैसे सीखे, किस स्कूल में सीखे, किस तरीके से सीखे, वो शर्त नहीं होना चाहिए।
राइट। तो अगर उस बच्चे को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा अकोमोडेशन के साथ वो सीख जाता है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टीचर्स अपॉइंट करके वो सीख जाता है, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो जो उसको एड कर सके फंड्स में, जो उसको एग्ज़ाम्स में कुछ रिजर्वेशंस दे सके, और तब वो सीख जाता है। तो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके से सीखे वो ज़रूरी नहीं। क्या बात है। ठीक है। एंड लर्निंग डिसेबिलिटी को बोला ही जाता कि लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी, लैंग्वेज को समझना और लैंग्वेज को यूज़ करना। तो हमारे इंडियन सिस्टम के पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है। देखो, लिखा हुआ, सुनो, बोला हुआ, लिखो, लैंग्वेज। कहीं पर भी स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। सो द मोमेंट वी शिफ्ट टू दिस काइंड ऑफ एजुकेशन जहाँ पे स्किल बेस्ड लर्निंग हो, आप रियलाइज करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी बिकम्स मतलब जस्ट पार्ट ऑफ डिफ़िकल्टी इन लर्निंग। अगर उनके स्किल्स के बेसिस पे बाकी बच्चों को कंपेयर किया जाए तो शायद वो उसमें डिसेबल्ड कहलाएंगे, मतलब नॉर्मल टर्म्स में तो हम लोग डिसेबिलिटी ही बोल रहे हैं, बट उनके स्किल्स होते हैं, उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। सो मैम, एट लास्ट ऑफ द पॉडकास्ट, दोनों आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को, क्योंकि यहाँ पे आपने दोनों कंडीशंस में सोसाइटी के रोल को बहुत ज़्यादा इम्फोसिस किया है। तो मुझे मैम ये लास्ट टेक होम मैसेज चाहिए, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। ओके, सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, शायद भगवान ने हम लोगों को कुछ प्रिविलेजेस के साथ पैदा इसलिए किया है ताकि उनको रियलाइज हो सके कि हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं इन सब फैकल्टीज़ मतलब ब्रेन की फैकल्टी, बॉडी की कंडीशन जिसमें हम लोग सो कॉल्ड नॉर्मल है। ठीक है, उस फैकल्टी को एंजॉय करिए, बट उन लोगों को जिनको इसमें थोड़ी सी कमी है उनके साथ डिस्टिंक्शन मत करिए। उनको भी इक्वल लाइफ इंक्लूजन का बिल्कुल राइट भी है, और ज़रूरत है ये समझने की कि अगर सही ढंग से उन्हें सपोर्ट किया जाए, सही मौका मिला जाए, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल आपके लेवल पे वर्क ना कर पाए, बट उनका जो पोटेंशियल है वो तो अचीव कर पाए। अगर जो पोटेंशियल है वो भी नहीं अचीव करने दिया जाए तो जो बच्चा इतना पहुंच सकता वो तो उतना नीचे ही रह जाएगा। और लर्निंग डिसेबिलिटी का तो ये है कि भाषा के प्रयोग का मुश्किल है, अगर सही अपॉर्चुनिटी मिला जाए, रेमिडियल टीचिंग बोला जाता है, सही तरह का सपोर्ट मिला जाए, तो ये बच्चे बाकी बच्चों के जैसे आम जिंदगी जी सकते हैं, अपने और अपने फैमिली के लिए वैसे ही कर सकते हैं जैसे बाकी बच्चे करते हैं, बस तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो ठीक है, मैं फर्स्ट क्लास से मुंबई नहीं जाऊंगी, मैं हो सकता है थर्ड क्लास एसी से जाऊं, हो सकता है स्लीपर से जाऊं, मुंबई जाना ज़रूरी है। यस यस, ग्रेट। तो मैम थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी सिंपल भाषा में मेरे, शायद पता नहीं सारे सवाल मेरे अच्छे थे या नहीं, लेकिन सारे सवालों को आपने सुना, एड्रेस किया, और मुझे लगता है कि जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा उसको प्रिसाइजली इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और जिसको हम बोल सकते हैं कि सोसाइटल एम्पैथी उनके अंदर जनरेट हो, और वो और अच्छे से इन बच्चों के तरफ देखे। थैंक यू वेरी मच, आप पॉडकास्ट में आए और इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच।